मैं संजय पांडे आप लोगों का ब्रेनोशाई यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ये चैनल पूरी तरीके से साइंस का चैनल है, इसमें साइंस से रिलेटेड कंटेंट रहता है। आज हम इसमें आप लोगों को साउंड से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको करवाएंगे, क्योंकि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये ध्यान रखें, आप लोग एकदम खाली दिमाग से बैठें। खाली दिमाग का मतलब ये है कि बिल्कुल भी दिमाग में प्रेशर ना रखें कि हमें न्यूमेरिकल आएंगे नहीं या समझ में नहीं आएंगे। आपको हम पूरी तरीके से गारंटी देते हैं कि आपको न्यूमेरिकल एकदम समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा और आप एग्ज़ाम में जा कर के पूरा सही करेंगे। ठीक है, आप आराम से बैठें और आज हम आपके साउंड के न्यूमेरिकल्स फिनिश कर देंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव whose frequency is 220 Hz and speed is 440 मीटर पर सेकेंड in a given medium। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये आना चाहिए कि जो गिवन है वो क्या है। गिवन है वो क्या है, उसको पहचानने के लिए आपको यूनिट ज़रूर आना चाहिए। यूनिट से ही हमें ये क्लियर होता है कि आखिर जो गिवन है वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें। पहले आपको हम यहाँ पर यूनिट लिखवा देते हैं। आपका वेवलेंथ का यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। ठीक है, वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है। ठीक है, अब देखें फ्रीक्वेंसी का यूनिट Hz यानी हर्ट्ज होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। और आपका जो इसमें यूज होता है स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इससे आपको ये पता चलेगा, अगर कोई भी आपका नंबर दिया है उसमें मीटर पर सेकेंड लगा है, इसका मतलब है कि वो स्पीड है। अगर कोई नंबर दिया है और उसमें आपका Hz लगा है, इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी है। कोई भी नंबर दिया है उसमें मीटर लगा है, इसका मतलब है वो वेवलेंथ है। ठीक है ना, वेवलेंथ है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखें, कभी कभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मीटर होता है वो डिस्टेंस का भी यूनिट होता है। तो वेवलेंथ जो हमारी होती है वो डिस्टेंस ही होती है। ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा। साउंड में जो वेवलेंथ है वो क्या है? डिस्टेंस ही है। ठीक है, तो आप इन तीन चीज़ों को याद रखेंगे तो क्लियर होता रहेगा। इसके बाद में एक चीज़ और है जो टाइम के लिए है। तो टाइम का आपका जो यूनिट होता है वो या तो मेन यूनिट जो होता है वो सेकेंड होता है। ठीक है, लेकिन कहीं पर मीटर भी दिया मिनट भी दिया हो सकता है। तो मिनट दिया होगा तो उसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर? तो अब आप देखिए, इसको क्वेश्चन पर आते हैं सीधा। जैसे कि हमने बताया है, अभी जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। देखिए, इसमें ये दिया है Hz। आप सबसे पहले ये देखिए, Hz का मतलब हर्ट्ज। हर्ट्ज किसका यूनिट होता है? फ्रीक्वेंसी का। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ये 220 Hz ये आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। ये 440 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड पर आइए, 440 पर मत जाइए। मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है? अभी हमने आपको बताया था, मीटर पर सेकेंड स्पीड का यूनिट है ना। और जो स्पीड का यूनिट है तो इसका मतलब है ये स्पीड है। तो लिख देंगे स्पीड कितना है? 440 मीटर पर सेकेंड। इसको हम v से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सिंबल में अगर देखें तो v से डिनोट करते हैं।
क्लियर। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ को कैलकुलेट करने को बोला गया है। वेवलेंथ के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, लैम्डा। कौन सा सिंबल यूज करते हैं, लैम्डा, यानी उल्टी वाई की तरह होता है? तो ये पूछा गया है आपसे। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका एक रिलेशन होता है कि स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेव लेंथ। ठीक है, अगर सिंबॉलिक इसको हम डिनोट करें तो स्पीड के लिए v, फ्रीक्वेंसी के लिए f और वेवलेंथ के लैम्डा, यानी आपका एक ये फार्मूला बन जाता है v इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, अब इसी में अगर हम वैल्यू रख दें तो हमारा जो वेवलेंथ निकालने का है वो निकल जाएगा। देखिए v इक्वल टू एफ लेमडा। अब देखें क्या क्या गिवन है। यहाँ पर v की वैल्यू आपकी गिवन है 440, तो रख दीजिए v की जगह पर 440 इक्वल टू f दिया हुआ है आपका 220, तो f की जगह पर 220 रख दीजिए। ठीक है, और इनटू लेमडा, लेमडा यानी वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी लेमडा इक्वल टू हो जाएगा, ये 220 मल्टीप्लाई में है, जब नेक्स्ट साइड में दूसरी साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी 440 अपॉन 220। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। और वेवलेंथ की यूनिट क्या थी, मीटर, तो हमने यहाँ लिख दिया मीटर। आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं और उसका यूनिट नहीं लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा 0.5 से लेकर के 1 मार्क्स तक आपका कट जाएगा। ठीक है, तो आप ये याद रखें, अगर आपने वेवलेंथ निकाला है तो उसका यूनिट मीटर होता है, ये दिमाग में रहना चाहिए। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी है तो उसका यूनिट HZ यानी हर्ट्ज जो होता है, और अगर आपने निकाला हुआ है स्पीड तो उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड रहेगा। ठीक है, वो लिखना आपके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज आपको मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये देखें सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आप लोग देखना चाहें तो आपकी NCERT की बुक में पेज नंबर 166 पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर उसमें अगर देखेंगे तो सीरियल से ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टून ऑफ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस फ्रॉम द सोर्स। देखिए, जो एयर में साउंड ट्रेवल करती है, वो जो साउंड ट्रेवल करती है तो ऐसी कंडीशन में वो साउंड आपकी सक्सेसिव कंप्रेशंस में ट्रेवल करती है। किस में करती है, सक्सेसिव ट्रेवल्स। सक्सेसिव जो आपका कंप्रेशंस है उसमें ट्रेवल करती है। तो ऐसी कंडीशन में आप अगर देखें तो कंप्रेशन के बाद आपका रेयर फ्रैक्शन आता है। क्या आता है, रेयर फ्रैक्शन। इसके बाद में फिर कंप्रेशन आएगा। तो ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि जो एक रेयर फ्रैक्शन से दूसरे रेयर फ्रैक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको भी वेवलेंथ ही कहते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आपका इसमें दिया हुआ है व्हाट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स, मतलब एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन
के होने में जो टाइम लगता है उस जो टाइम इंटरवल को पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, hz लिखा है, तो फ्रीक्वेंसी यानी f से हम डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो 500 hz हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद में टाइम पीरियड, जो टाइम पूछा है, टाइम पीरियड याद रखें, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के होने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड आपका इसमें पूछा गया है। क्लियर। तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, टाइम पीरियड को t से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f, ये फार्मूला होता है। मतलब ये टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या यूँ कहें कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखें यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/ फ्रीक्वेंसी कितनी है 500, तो 1/500 हो जाएगी। अब इसको जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपका आएगा 0.002 सेकेंड। ठीक है, 0.002 सेकेंड इसका आएगा क्या, टाइम पीरियड। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप लोग एनसीईआरटी में देखना चाहेंगे तो पेज नंबर 166 पर क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इको इज हियर्ड इन 3 seconds. What is the distance of reflecting surface from the source given that the speed of sound is 342 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि एक इको है वो 3 सेकेंड के बाद सुनाई देता है। ठीक है, तो कहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स। कोई एक सोर्स होगा जहाँ से साउंड आई होगी और हिट करके वापस जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में कहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस क्या है उस सोर्स की। ठीक है, गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। उस स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 342 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए जो गिवन है उसको हम लोग सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो t इक्वल टू यहाँ पर 3 सेकेंड आएगा। सही है, t इक्वल टू 3 सेकेंड सही है जी? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए ये वो टाइम है जब साउंड जाती है और सोर्स से जा करके और किसी सरफेस से टकराती है, और सरफेस से टकरा करके वापस आती है तब हमें सुनाई देती है। ठीक है, यानी आने का, साउंड का आने का और हिट करके वापस जाने का जो टाइम है वो ये है 3 सेकेंड। तो हमें अगर सोर्स की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो एक तरफ के टाइम को हमें देखना पड़ेगा, दोनों तरफ के नहीं। तो क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे। हाफ कर देंगे तो एक तरफ का टाइम आपका हो जाएगा। तो टाइम आपका हो जाएगा t इक्वल टू 3/2 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद में आपका ये गिवन है, ये क्या है, मीटर पर सेकेंड से हमें पता चलता क्या है, मीटर पर सेकेंड हमारा जो यूनिट है वो स्पीड का है, इसलिए ये स्पीड है। ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू 342 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा क्या है, डिस्टेंस। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, कौन सा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पता है ना। तो डिस्टेंस इससे आपकी निकल आएगी। स्पीड कितनी है 342 इक्वल टू d, और टाइम कितना है 3/2। क्लियर।
तो आगे जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, D इक्वल टू 342 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 का। क्लियर। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा 171 हो जाएगा ना। अब इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3, 3 × 7 = 21, 1 कैरी 2, 3 × 3 और 2 5, 513। और ये क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। आपको याद रखना है डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसके आगे लिख दीजिए मीटर। ठीक है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कहीं कोई प्रॉब्लम है देख लीजिए। क्लियर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका रहा। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी की 172 पेज पर। क्वेश्चन देखेंगे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन है अ सबमरीन एमिट्स अ सोनार पल्स which returns from an underwater cliff in 1.02 seconds if the speed of sound in salt water is 1531 meter per second. How far away is the cliff? ठीक है, मतलब एक सबमरीन है, वो सोनार पल्स को इमिट करती है, प्रोड्यूस करती है, और अंडर वाटर एक क्लिफ है, वहाँ तक पहुँचने में और वापस आने में जो पल्स को 1.02 सेकेंड लगता है। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज सॉल्ट वाटर इज़, अगर सॉल्ट वाटर में अगर साउंड की स्पीड 1531 मीटर पर सेकेंड हो, तो कहा गया है कि बताइए कि वो जो टीला है, क्लिफ का मतलब टीला, याद रखिएगा, टीला हिंदी में बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में क्लिफ बोलते हैं, उस टीले की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। तो देखिए सबमरीन जो होती है कुछ इस तरीके से ऐसे होती है, इसके नीचे जो है, ठीक है, एक जो ट्रांसमीटर लगा होता है और एक रिसीवर लगा होता है। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से मान लीजिएगा यहाँ पर क्लिफ है, तो ऐसे यहाँ से जो सोनार पल्स हैं ऐसे आएंगी और आ करके इस तरीके से वापस आएंगी। ठीक है, तो यहाँ ट्रांसमीटर से प्रोड्यूस होकर के इधर गई और क्लिफ से टकरा करके, यहाँ लिख लीजिएगा क्लिफ, क्लिफ से हिट करके वापस यहाँ रिसीव हो गई। ठीक है, तो आने में और जाने में जो टाइम लगा वो टोटल मिला करके 1.02 है। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो हमें एक तरफ के टाइम को ही लेना है, यानी t की वैल्यू कितनी आएगी, 1.02/2 ये आएगी सेकेंड। ठीक है, ये जो 1.02 दिया है ये ट्रांसमीटर से जो प्रोड्यूस हुई और सीधा टीले से टकराई और टकरा करके फिर रिसीव हो गई। पूरा टोटल जो टाइम है दिया हुआ है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक तरफ के टाइम की ही ज़रूरत है, इस वजह से हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब चलिए ये क्या दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड आपको देखना है। मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है, स्पीड का, इस वजह से आप सीधा यहाँ लिखिए स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1531 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है आपको डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखें। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। याद रखिएगा इसको, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 1531 और टाइम कितना है 1.02/2। क्लियर। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1531 में 1.02 का,
तो आपका आ जाएगा ये 1561.62, ठीक है, बाई 2। जब इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 780.81, 780.81, ठीक है। और ये डिस्टेंस है इसलिए यूनिट इसका क्या होगा, मीटर। क्लियर। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन हो गया एकदम क्लियर। इतना ही सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एनसीईआरटी का पेज नंबर 174 है। A person has a hearing range from 20 Hz to 20 kHz. What are the typical wavelengths of sound waves in air corresponding to these two frequencies? Take the speed of sound in air as 344 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसमें कहा है कि एक इंसान की जो हियरिंग रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। What are the typical wavelengths of sound waves in air corresponding to these two frequencies? देखिए 2 फ्रीक्वेंसी ये दी गई हैं, तो इसमें कहा गया है कि टिपिकल वेवलेंथ जो है उनको आप निकालिए। क्लियर। तो पहली जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, देखिए HZ लिखा हुआ है, हमने आपको पहले ही बताया था कि HZ यानी हर्ट्ज जो होती है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। तो यहाँ HZ लिखा है तो हमने समझ लिया कि ये फ्रीक्वेंसी है। तो F1 हम इसको डिनोट करेंगे क्योंकि इसमें 2 फ्रीक्वेंसी दी हैं, पहली वाली को F1 और दूसरे वाले को F2 से डिनोट करेंगे। तो ये 20 HZ हो जाएगा। इसके बाद में F2 यानी सेकेंड जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलो यानी KHZ है। KHZ का मतलब होता है किलो हर्ट्ज, ठीक है। 1 किलो हर्ट्ज होता है 1000 हर्ट्ज के इक्वल, ठीक है ना। 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हर्ट्ज में चेंज कर लेंगे, यानी 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज होगा ना। इसके बाद में क्वेश्चन में आपका गिवन है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। साउंड की जो यूनिट होती है वो साउंड की स्पीड की यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर। अब आपको इसमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है, क्वेश्चन में आपको निकालना है λ1 और λ2। क्लियर। क्या निकालना है, λ1 और λ2। देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जब 2 दी हुई हैं तो जो वेवलेंथ है वो भी 2 ही निकलेंगी, ठीक है। तो पहले फार्मूला फर्स्ट केस के लिए लगाएंगे, यानी F1 के लिए क्या हो जाएगा, V इक्वल टू F1 λ1, V इक्वल टू F1 λ1। तो V का मतलब होता है स्पीड, तो ये 344 हो जाएगा, इक्वल टू F1 कितना है 20 λ1। तो λ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 344/20। क्लियर। अब 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ 10 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 172। क्लियर। तो अब 172 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 17.2। और ये लेमडा यानी वेवलेंथ है, वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, तो यहाँ लिख देंगे मीटर। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग सेकेंड केस में चलेंगे।
सेकेंड केस को देखें। सेकेंड केस में हम जो ये सेकेंड फ्रीक्वेंसी है उसको लेकर कैलकुलेशन करेंगे, तो हो जाएगा v इक्वल टू f2 लैम्डा 2। तो v वही यानी स्पीड की वैल्यू वही रखेंगे 344 और f2 कितना है 20,000 लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 344 अपॉन 20,000। क्लियर। अब यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 20,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 आ जाएगा और 344 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 172 आ जाएगा। ठीक है। अब 172 को 10,000 से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से देखें। यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, मैं यहाँ इसको नोट कर देता हूँ, आप लोग इसके नीचे ही कंटिन्यू रखेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 172 को अगर हम 10,000 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 172 को एज इट इज़ आप नोट कर लीजिए और जितना जीरो है इसमें उतने डिजिट के बाद काउंट करके डेसिमल लगा दीजिए। तो यहाँ 4 जीरो है तो 4 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा दीजिए 1 2 3, इसमें 3 ही है, 4 कहाँ से लाएंगे तो उसके लिए एक जीरो बढ़ा देंगे और यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो इतना मीटर आपका आ जाएगा। ठीक है। तो जो दो फ्रीक्वेंसीज दी थी तो उनकी जो वेवलेंथ है वो भी 2 ही निकली। क्लियर। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन आपका था वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का पेज नंबर 174 पे क्वेश्चन नंबर है 9। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। हाउ मैनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। दिया है इसमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी दी है, देख लें। क्वेश्चन नंबर है ये 9। फ्रीक्वेंसी इसमें दे रखी है 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज। आप एक चीज़ समझ लें, मैं आपको समझा दूं। ये जो हर्ट्ज है इसका मतलब है, फ्रीक्वेंसी का मतलब आप जानते ही हैं रेपिटेशन, ठीक है ना, यानी रेपिटेशन ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, ठीक है ना, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो 100 Hz का मतलब ये हो गया कि पर सेकेंड 100 वाइब्रेशंस होते हैं। क्या मतलब हुआ, पर सेकेंड 100 वाइब्रेशंस होते हैं। तो कहा गया है आपके क्वेश्चन में कि बताइए 1 मिनट में कितने वाइब्रेशन होंगे, 1 मिनट में कितने वाइब्रेशन होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे t इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है। इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकेंड हो जाएंगे। ठीक है, 60 सेकेंड्स। अब लिखेंगे वाइब्रेशंस इन 1 मिनट इक्वल टू पर सेकेंड कितने होते हैं 100 और 1 मिनट में कितने होंगे, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड में कितने होंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 6000। मतलब ये है कि 1 मिनट में 6000 वाइब्रेशन होंगे। यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी पेज नंबर 174। क्वेश्चन है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 500 मीटर हाई इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर at the base of the water tower. When is the splash heard at the top? Given g equal to 10 meter per second square and speed of sound equal to 340 meter per second. तो देखिए जो गिवन है सबसे पहले हम लोग उसको नोट कर लेते हैं बिना टेंशन के। तो गिवन क्या है, एक स्टोन है, ठीक है ना, एक स्टोन है, ये टावर है। देखिए ये आपका क्या है, टावर।
क्लियर। यहाँ से एक स्टोन को नीचे की तरफ गिराया जाता है, क्लियर। एक स्टोन को नीचे की तरफ गिराया जाता है, कहाँ? यहाँ पर एक है पॉन्ड, क्या है? पॉन्ड, ऐसे भरा हुआ है, इसमें गिराया जाता है, क्लियर। अब ये जो पॉन्ड है ये टावर का बेस भी है, ठीक है। पॉन्ड जो बना है टावर के बेस के पास ही बना हुआ है। तो जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। और हाइट है 500 मीटर, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में स्पीड ऑफ साउंड दिया है, स्पीड ऑफ साउंड ये कितना दे रखा है? 340 मीटर पर सेकेंड। इतना कुछ दिया हुआ है। पूछा क्या गया है कि when is plus heard at the top। तो इसमें जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है टाइम। क्या पूछा गया है? टाइम। तो यहाँ पर जब यहाँ से ये छोड़ा गया है स्टोन, तो यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 0, याद रखेंगे। रेस्ट पोजीशन से ही इसको छोड़ा गया है, ठीक है। तो फार्मूला एक आपका होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर जाएंगे तो एक फार्मूला आपका होता है H इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, होता है ना। इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो H की वैल्यू आपकी है 500, U की वैल्यू 0, T आपका नहीं दिया, निकालना है 1/2, G की वैल्यू है 10 इंटू टी स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, 2 से 10 को डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा 500 इक्वल टू टी का 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10t स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका 10t स्क्वायर इक्वल टू 500, तो t स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 500 अपॉन कितना हो जाएगा? 500 अपॉन 5, यहाँ पर 5 रहेगा। तो 5 से 500 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 100, क्लियर। अब ये टी स्क्वायर की वैल्यू है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर। तो टी इक्वल टू हो जाएगा 10 सेकेंड, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं ना। ये आपका हो गया टाइम, यानी यहाँ से जो आएगा यहाँ तक वो टाइम हो गया। अब इसमें ये पूछा गया है कि जो इस डिस्टेंस तक आएगा तो इसमें जो गिरेगा उसका टाइम क्या होगा। तो चलिए उसके लिए भी हम देख लेते हैं। जो आवाज़ जो सुनाई देगी कितना देर बाद सुनाई देगी, ये पूछा गया है। यहाँ से गिरेगा तो ये तालाब में पानी में गिरेगा ना, तो पानी में गिरेगा तो आवाज़ कितनी देर बाद सुनाई देगी, ये पूछा गया है। तो देखें, फार्मूला आपका एक होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखें स्पीड कितनी है। स्पीड आपकी जो गिवन है वो 340, यहाँ आ जाएगा 340, और d अपॉन ये हो जाएगा टाइम तो निकालना है हम लोगों को। डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस यूज कर लेते हैं। डिस्टेंस कितना था? 500 अपॉन t, क्लियर। अब देखिए वहाँ पर हम लोगों ने t रखा था और यहाँ पर भी t रखा है, तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ t1 कर दें, नहीं तो फिर डिफरेंस जो दोनों t में है वो समझना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? t1 इक्वल टू 500 अपॉन 340, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से करेंगे डिवाइड तो ये 25 आ जाएगा, यहाँ 17 आ जाएगा।
तो 25 बाई, तो देखें ये 25 बाई 17 हो जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमारा आ जाएगा 1.47 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया क्लियर। आप लोग देख रहे हैं कि है कुछ नहीं इसमें, लेकिन बस इतना आपको ध्यान रखना है, यूनिट जो हमने शुरुआत में बताया था कि अगर कहीं पर हर्ट्ज लिखा है तो आप पक्का मान लें फ्रीक्वेंसी है, मीटर पर सेकंड अगर लिखा है तो आप पक्का मान लीजिए स्पीड है। क्लियर, और जो सेकंड है वो तो टाइम का होता ही है, और डिस्टेंस या वेव लेंथ का जो यूनिट होता है वो आपका मीटर होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। और हाँ, आप लोगों को ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को अगर अच्छा लगा हो आपको पढ़ाने का हमारा तरीका, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए, ऑल का ऑप्शन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है ना, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने इस मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 174। क्वेश्चन है, अ साउंड वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड इफ इट्स वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, विल इट बी ऑडिबल। तो इसमें ये गिवन है, सबसे पहले आपका स्पीड कितनी है, स्पीड इक्वल टू 339 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, इसके बाद क्या गिवन है, वेवलेंथ कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी, क्या पूछी गई है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि यूनिट पर बहुत ध्यान देना है। वेवलेंथ देखिए सेंटीमीटर में दी है, हमने कहा था कि इसका यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर। तो ये सेंटीमीटर में है, अगर मीटर में यूनिट चाहते हैं तो क्या करना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1.5 बाई 100 यानी 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का हमने ये दे रखा है, आप लोग इसको नोट कर लें। अगर आपको स्पीड निकालना है तो ये फार्मूला लगाएं, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो ये फार्मूला लगाएं, अगर आपको वेवलेंथ निकालना है तो ये फार्मूला लगाएं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए ये यानी स्पीड अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ, स्पीड कितनी है 339 और वेवलेंथ कितनी है 1.5 अपॉन 100। अब देखिए जब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 100 अपॉन 1.5 हो जाएगा। क्लियर, ये 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो डेसिमल को रिमूव कर देंगे, एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे। क्लियर, अब 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 3 जा 15, 5 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 यानी 200। क्लियर, 3 से हम 339 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 113। क्लियर, अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 113 इंटू 200 तो ये आपका आ जाएगा 22600 और फ्रीक्वेंसी है इसलिए इसका यूनिट क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज, इसलिए हम लिख देंगे हर्ट्ज। ठीक है, अब इसमें कहा आपसे पूछा गया है कि जो ये फ्रीक्वेंसी है क्या ऑडिबल है, तो आप बताइए ऑडिबल है या नहीं है। नहीं है, इस वजह से क्योंकि ये 20,000 से ज़्यादा है। ठीक है,
तो ये ऑडिबल नहीं है। ऑडिबल जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है, और ये कितनी है? 22,600 है। इसलिए ये ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी नहीं है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका हो गया क्लियर। तो अब हम लोग देखेंगे एक न्यूमेरिकल आपका और बचा हुआ है इसमें, उसके बाद न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी के फिनिश हो जाएंगे। न्यूमेरिकल नंबर है 20, पेज नंबर 175। उसके पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को, यानी ब्रेनोशाई चैनल जो साइंस चैनल है ये, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल का जो ऑप्शन है उसको प्रेस कर दें, ताकि समय से आपको वीडियो मिलता रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने इस मित्रों को शेयर भी करें। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है, अ सोनार डिवाइस ऑन अ सबमरीन सेंड्स आउट अ सिग्नल एंड रिसीव्स एन इको 5 सेकेंड लेटर, कैलकुलेट the speed of sound in water if the distance of the object from the submarine is 3625 मीटर। तो ध्यान से देखें, इसमें जो गिवन है पहले हम लोग चुपचाप बिना टेंशन के नोट कर लेंगे। टाइम आपका जो दिया हुआ है, टाइम t = 5 सेकेंड दिया है, और स्पीड गिवन है, सॉरी स्पीड नहीं, इसमें आपका डिस्टेंस गिवन है 3625 मीटर। डिस्टेंस 3625 मीटर। क्लियर? तो देखें सबमरीन कुछ इस तरीके से ऐसी होती है, यहाँ पर एक ट्रांसमीटर लगा होता है और एक रिसीवर लगा होता है। ठीक है, एक ट्रांसमीटर और रिसीवर। यहाँ पर जो होता है ट्रांसमीटर लगा होता है और यहाँ पर रिसीवर। ठीक है, तो मान लीजिएगा यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से जो सोनार वेव्स हैं वो आएंगे और हिट करके यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, ये जो आपका 5 सेकेंड टाइम दिया हुआ है वो ट्रांसमीटर से लेकर के कहाँ तक, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ आने तक वेव का और वापस रिसीवर के रिसीव करने तक का टाइम दिया हुआ है। डिस्टेंस आपकी ये दी हुई है, इसमें आपसे जो पूछा गया है वो स्पीड पूछा गया है। तो स्पीड के लिए टाइम आप एक ही साइड का लेंगे। क्या करेंगे? स्पीड के लिए टाइम एक ही साइड का लेंगे, यानी यहाँ पर t = हो जाएगा 5/2 सेकेंड्स। एक साइड का ही टाइम लेंगे, दोनों साइड का नहीं लेंगे। कैलकुलेशन में ये आप ध्यान रखेंगे, अगर कैलकुलेशन में आप गलती कर देते हैं, सीधा 5 से ले लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन आपका 100% गलत होने वाला है। ठीक है, क्योंकि टाइम जो उसमें दिया हुआ है वो ट्रांसमीटर से जो वेव आ रही है ऑब्जेक्ट तक और ऑब्जेक्ट से फिर रिसीवर रिसीव कर रहा है, ये पूरा टाइम दिया हुआ है। आपको स्पीड निकालने के लिए एक साइड के ही टाइम को लेना है, यानी टोटल टाइम को हाफ कर देना है। तो अब करना क्या है, इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो स्पीड = क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 3625, टाइम 5/2। आगे देखेंगे क्या हो जाएगा, 3625, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो यहाँ 7, 5 7 जा 35, 1 बचेगा 2, 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 बचेगा 25, 5 5 जा 25। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम 725 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1450 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। ध्यान रखिएगा, यूनिट आप लोग लिखना कभी ना भूलें। क्लियर? यूनिट लिखना आप कभी भी ना भूलें। अगर यूनिट लिखना आप भूल गए तो फिर समझ लीजिएगा क्वेश्चन का मज़ा सब गड़बड़ हो गया और आपका नंबर 100% कटेगा आंसर सही होने के बाद भी। ठीक है? अब 100% का मतलब ये मत मान लीजिएगा कि 4 का है तो चारों कट जाएगा, लेकिन 4 में से आपको 3 ही मिलेगा, 1 नंबर काट देंगे यूनिट का। ठीक है? कहीं कहीं पर थोड़े से टीचर ज़्यादा वो होते हैं, फेवर करते हैं बच्चों का, तो 0.5 काटते हैं, लेकिन मार्क्स कटेगा। इतना आप ना सोचें कि पूरा नंबर मिलेगा। तो ठीक है, ये आपका जो साउंड से रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स थे एनसीईआरटी में हमने पूरे के पूरे सॉल्व करवा दिए हैं। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, अपने इस मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट लेकर के। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।